गुड मॉर्निंग एवरीवन। दी कॉन्सेप्ट क्लासेस के इस क्विज में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन का, दूसरा एंजाइम का, तीसरा हार्मोन का, चौथा विटामिन ए का। तो इसका सही जवाब है आंसर डी, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन ये सब का निर्माण होता ही है। प्रोटीन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोटीन जो है ये प्रोटीन वैसे विभिन्न भागों में बनती है, लेकिन सॉरी देखिए राइबोसोम में जो है ये ज्यादा मात्रा में बनती है और इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और इसकी राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पैलेट ने। इसने जॉर्ज पैलेट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन के पाचन में, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च के पाचन में, तीसरा ऑप्शन है रेशे के पाचन में और चौथा ऑप्शन है वसा के पाचन में। अब देखिए ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन को कौन पचाता है? प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन, आपने नाम सुना होगा, ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है और ये क्या करता है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब स्टार्च जो है, स्टार्च को लार में जो निकलता है इमाइलेज, ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तीसरा क्वेश्चन है मानव रुधिर अगर अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब कि हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाने लगेगा। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, कम ले जाएगा। तीसरा आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी, यानी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, और आरबीसी की गणना कम हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कि सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि पीएच होता क्या है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का सामर्थ्य। अब देखिए किसी इस घोल में या सॉल्यूशन में जितना कम हाइड्रोजन आयन होता है उसका पीएच वैल्यू उतना अधिक होता है। ठीक है, यानी कि एच आयन कम होगा तो पीएच वैल्यू ज्यादा, और हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? निम्न पीएच कह रहा है। निम्न पीएच का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पीएच वैल्यू कम हो रही है। पीएच वैल्यू जब कम होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन आयन इसमें ज्यादा हो गया, खून में हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब हीमोग्लोबिन जो होता है
हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा। C2952 और H4664 0 O830 नहीं O832। नाइट्रोजन कितना होता है 812, S कितना होता है 8 और Fe4। ये होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला, ये यहां से लेके ये यहां तक। अब देखिए, ये हम लोग को पता है कि किसी भी कंपाउंड में ये दो जो एलिमेंट होता है उसका रेशियो हमेशा समान होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमको देखना है। तो H बाय O अगर हम करते हैं तो 4664 बाय 832 आप कीजिएगा तो ये आएगा 5.605। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। अब कह रहा है कि अम्लीय हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ गया। अब ये जब बढ़ जाएगा और ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये भी बढ़ना चाहिए। अब हाइड्रोजन बढ़ा है तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, तब तो इसका रेशियो 5.605 रहेगा, है ना। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही इसका आंसर है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र से कभी उत्सर्जित नहीं होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यूरिया, सोडियम, एमिनो अम्ल या पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन आया हुआ है ये IAS में 2012 में। ठीक है, तो ध्यान से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, जहां भी एक में 2-3 ऑप्शन रहता है ना, जैसे कि इसी में देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम हो गया। ठीक है, लड़का कंफ्यूज करने लगता है। ठीक है, तो ध्यान से, क्वेश्चन हालांकि इजी है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जातीय उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब देखिए, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। जातीय उद्भव का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है डी ब्रिज ने। अब ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत है क्या, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, या इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक, कि जीन में जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो इसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। और ये परिवर्तन होता क्यों है, तो या पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ठीक है, और किसी वायरस के कारण होता है, या कोशिका विभाजन के समय किसी दोष के कारण होता है। तो इन कारण से डीएनए में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि डीएनए में परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि कोशिका विभाजन के समय किसी भी दोष के कारण, या पराबैंगनी विकिरण के कारण, या वायरस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी चीन, सी मोन्टाना और डी ब्राजील। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये जो मोन्टाना है ये अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है।
ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रुधिर के हीमोग्लोबिन में आसानी से मिल जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका ऑप्शन आंसर है बी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रुधिर में या रुधिर के हीमोग्लोबिन में आसानी से मिल जाता है। अब देखिए लाइकेन, लाइकेन किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है समोद्भिद का, दूसरा सहजीवी का, तीसरा मरुद्भिद का और चौथा अधिपादपों का। तो इसका सही जवाब है आंसर बी, सहजीवी का, ठीक है। तो सहजीवी किसको कहते हैं? देखिए ये है सहजीवी। सहजीवी किसको कहते हैं? ये दो जीव एक साथ रहते हैं, उसको सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन में कौन कौन दो जीव साथ रहते हैं? तो लाइकेन में दो जीव रहता है, साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा जो होता है ये कवक, ठीक है। अब देखिए दोनों का अलग अलग काम है। साइनोबैक्टीरिया जो है यह भोजन बनाता है, गृहिणी है यह, ठीक है, भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? कवक जल का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सहजीवी का। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, या तो फूलों की खेती होती है। पोमोलॉजी, या फल और फूलों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर, इसमें सब्जियों की खेती होती है, ठीक है। और यह सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सब्जियों की खेती के बारे में, सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा हॉर्टिकल्चर, लेकिन सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधों का जब अध्ययन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑलरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या हुआ? फूलों की खेती, फूलों की खेती। पोमोलॉजी क्या हुआ? फल और फूलों की खेती। ऑलरिकल्चर क्या हुआ? ऑलरिकल्चर हुआ ये तो, हॉर्टिकल्चर तो पता ही है, सब्जियों की खेती, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।